Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss some string function. So let's start. स्टूडेंट्स जैसा भी आप जानते हैं कि ये रिवीजन पार्ट चल रहा है और अभी तक हमने नेटवर्किंग और सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स या साइबर एथिक्स जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। चैप्टर नहीं है, इनफैक्ट ये यूनिट है। और अभी हमारा जो नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट का जो सिलेबस है वो है आपका MySQL और उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में डेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शंस और मैथ फंक्शंस हैं। सेकंड पार्ट में आपके एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अभी तो हम आज से स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट इसका स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शन और मैथ फंक्शन। तो अभी आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग फंक्शन है। तो आज स्ट्रिंग फंक्शन आज से हम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए MySQL है। सबसे पहले हमने डेटाबेस चेंज किया, यूज़ MySQL। और सबसे पहला हम फंक्शन यूज़ करते हैं। किसी भी फंक्शन को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। फंक्शन किसी भी प्री डिफाइंड टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो इसके साथ हमेशा सेलेक्ट स्टेटमेंट लगेगा, ये याद रखिएगा। क्लियर। और अगर आप किसी टेबल पे वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट वैल्यू पे वर्क कर रहे हैं, तो उसके साथ टेबल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूल एक टेबल होती है, तो फ्रॉम ड्यूल करके आप लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो एक कैर फंक्शन है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले सेलेक्ट कैर और फिर इसके अंदर वैल्यू पास करेंगे, एसकाई वैल्यू पास करेंगे। तो हम जानते हैं कि डिफरेंट करेक्टर्स की एसकाई वैल्यू होती है। इनफैक्ट सभी करेक्टर्स की अपनी एक एसकाई वैल्यू होती है। तो 70, 65, 67 और 69 ये डिफरेंट एसकाई वैल्यूज़ हैं। और हमने लास्ट में इसमें सेमीकोलन लगा दी। तो आपने यहाँ देखा कैर एक फंक्शन है और जो पैरामीटर्स वैल्यू है हमने वहाँ 4 नंबर्स पास किए। आप कितने भी नंबर पास कर सकते हैं इनफैक्ट, लेकिन हमने 4 वैल्यूज़ पास की यहाँ पर। टेबल ने मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी टेबल पर वर्क नहीं कर रहे हैं और किसी कांस्टेंट पर वर्क कर रहे हैं, किसी वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं, तो फिर आप सिंपल उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टेबल नेम। लेकिन अगर आप टेबल नेम फिर भी मेंशन करना चाहते हैं तो एक टेबल है ड्यूल, DUAL ड्यूल। आप फ्रॉम ड्यूल करके लिख सकते हैं तो भी वो सेम रिजल्ट देगा। चूँकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है तो यहाँ उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। ये अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है तो देखिए, एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है तो लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें एग्ज़ाम का, तो इस बार जो सिलेबस है वो कम्प्लीटली फंक्शन बेस्ड है आपका एसक्यूएल का। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो पोर्शन है एसक्यूएल का वो अराउंड 30 मार्क्स का है। आई थिंक 30 या 35 मार्क्स का है। तो ऑलमोस्ट 50% है। अब उसमें सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हो चुका है ऑलरेडी और वो भी फंक्शन बेस्ड है। तो अगर आप फंक्शंस का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से जानते हैं और उनको यूज़ करना अच्छी तरीके से जानते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी फंक्शंस हैं उनका आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन भी करके दिखाऊंगा और साथ साथ उनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी होगा। ठीक है। तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में तो कमांड ही आने वाली है, इसलिए इनका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन दिखाना, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो अभी जैसे एक कैर फंक्शन है, तो कैर क्या काम करेगा? कैर फॉर कैरेक्टर। तो जो भी एसकाइज वैल्यूज़ होती हैं उनके रिगार्डिंग जो भी करेक्टर्स होता है वो प्रिंट करता है। तो जैसे 70 के रिगार्डिंग कौन सा करेक्टर है? एफ। क्लियर। क्योंकि कैपिटल एफ। ए जो होता है कैपिटल है उसके लिए कौन सा होता है? 65। बी के लिए 66, सी के लिए 67, डी के लिए 68, ई के लिए 69 और एफ के लिए 70। तो इस तरह से कंटिन्यूस वे में होते हैं। तो यहाँ 65 भी है, 67 भी है और 69 भी है। तो आप बता सकते हैं क्या कौन कौन से कैरेक्टर्स इसके अंदर आएंगे? तो आप 65 के लिए ए। ठीक है। तो 70 के लिए अभी मैंने बताया था एफ, तो ये होगा एफ ए। 67 के लिए सी। क्लियर है। और 69 के लिए ई। तो एफ ए सी ई, ये 4 कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर हम इसको अकाउंट को एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें क्या प्रिंट होगा हमारे लिए? फेस, FACE, फेस प्रिंट होगा। ठीक है। अभी आप इसमें कितनी भी एस के वैल्यूज़ को ले सकते हैं, कॉमा लगा के सेपरेट कर सकते हैं। उनके रिगार्डिंग जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। ये देखिए फेस प्रिंट हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आउटपुट आएगा। एक बात और याद रखिएगा इसमें कि जो कॉलम नेम होता है वो फंक्शन नेम ही कॉलम नेम होता है।
क्लियर है? जैसे यहाँ पर है इस केस में आप देख पा रहे होंगे ऊपर 70 स्क्वायर 70 65 67 69, ये आपका क्या है, ये आपका अभी कॉलम नेम है। चलिए एक और देखते हैं। अभी देखिए सेलेक्ट कैर 70 65 67 69, अब देखिए एज करके लिखिए आप। अभी मैंने एज करके लिखने से क्या एडवांटेज है, जैसे मैंने लिखा एज नेम, तो उसमें क्या है, अगर आप कॉलम का नेम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आप नहीं चाहते कि फंक्शन का जो नेम है वो कॉलम का नेम भी हो, तो आप एज करके लिख दीजिए। जैसे एज करके जो भी नेम देंगे वो उसका नेम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एन ए एम ई नेम लिखा है, तो नेम इस समय कॉलम है इस समय, ठीक है, कॉलम का नेम आपका एन ई एम ई है, और रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, रिजल्ट पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो रिजल्ट तो फेस था पहले, अभी भी फेस है। नीचे टाइम दिखा रहा है कितने सेकंड्स के अंदर कमांड एग्जीक्यूट हुई है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको कैर फंक्शन। चलिए कुछ और देखते हैं, एक कमांड को और एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट कैर 70 65 67 69, और यहाँ मैंने लिखा डेसिमल में वैल्यूज दी 65.6 67 पॉइंट, चलिए 9 दे दिया, इधर 69 पॉइंट। अब देखिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आ भी सकता है, तो आई थिंक ज़्यादातर स्टूडेंट इसे गलत ही करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया कि जब कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान लगते हैं तो एक्चुअली वो उतना होते नहीं हैं, उसमें भी कहीं ना कुछ कहीं कुछ लॉजिक ऐसा होता है कि वहाँ आपका ये देखिए इसको एग्जीक्यूट कराएं। एग्जीक्यूट क्या कराएं, 70.1 65.6 67.9 69.2 के रिगार्डिंग हमने वैल्यू प्रिंट कराई, ठीक है, इसका वैल्यू थी, इसके रिगार्डिंग हमने कैरेक्टर्स प्रिंट कराए, सॉरी। तो अभी ऐसा लगता है कि देखिए जो भी इसका वैल्यूज होती हैं वो इंटीजर्स होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो आपको क्लियर होगी। अब हमने यहाँ दिया फ्लोट वैल्यू, तो लगता है ऐसा है, या ऐसा फर्स्ट फीलिंग यही हमारे अंदर आती है कि नहीं इसमें एरर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एरर नहीं आएगी। एक्चुअली जो भी वैल्यूज़ हैं वो सभी राउंड ऑफ करके कंसीडर की जाती हैं, ये बात याद रखिएगा, क्लियर। तो इस समय जो 70.1 है वो एक्चुअली 70 है, तो 70 के रिगार्डिंग जो करेक्टर है वो पहले भी एफ था और अभी भी एफ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 65.6 है, तो अभी ये 65 नहीं है, ये देखिए पॉइंट के बाद वैल्यू 6 है जो 5 या 5 से ग्रेटर है, तो अभी ये जब राउंड ऑफ होगा तो ये 65 नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। तो 66 हो जाएगा, तो कैरेक्टर पहले क्या प्रिंट हो रहा था, ए, अब ए नहीं प्रिंट होगा, अब क्या प्रिंट होगा, बी, एक ज़्यादा उससे। सेकंड थर्ड था 67.9, तो 67.9 का मतलब फिर से राउंड ऑफ होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68। अब ये 68 हो जाएगा, तो पहले क्या हो रहा था, सी प्रिंट, अब क्या प्रिंट होगा, डी, एक ज़्यादा उससे नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा। और उसी तरीके से 69.2 था, तो चूंकि ये वैल्यू 0.5 से कम है तो राउंड ऑफ होके 69 ही रहेगा, तो आपका ई प्रिंट होगा। तो अब जो पहले एफ ए सी ई प्रिंट हो रहा था वो एफ बी डी ई प्रिंट होगा। इट मीन्स एफ और ई तो सेम रहेंगे, क्यों सेम रहेंगे, वो सेम इसलिए रहेंगे क्योंकि जब राउंड ऑफ हुआ तो राउंड ऑफ उसमें हुआ ही नहीं, एक्चुअली 70.1 राउंड ऑफ हुआ उस तरीके से, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई, इंटीजर वैल्यू चेंज नहीं हुई, 70.1 था 70 हो गया क्योंकि वैल्यू 5 से कम थी। इसी तरीके से 69.2 था तो 69 ही कंसीडर होगा, 0.2 को नहीं कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वैल्यू 0.5 से कम है। लेकिन इन केस ऑफ 65.6 एंड 67.9 जब ये कम्प्लीटली राउंड ऑफ होगा क्योंकि वैल्यू 5 से ज़्यादा डेसिमल के बाद, तो ये 66 और 68 हो जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग जो कैरेक्टर्स थे वो भी प्रिंट होंगे, तो उस केस में वो बी और डी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अभी देखिए फंक्शन को सिर्फ याद करना, ये समझ लेना कि ये क्या काम करेगा, ऐसा लगता है कि बहुत आसान है और आप इसको एसक्यूएल को विद इन अ डे कंप्लीट कर सकते हैं, पर इतना भी आसान नहीं है। एग्जाम में आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला नहीं है, कुछ इसी तरीके मिलेगा, जैसे कैर का क्वेश्चन आया तो कैर में फिर आपको यही देखना पड़ेगा, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को।
इसलिए मैं यहाँ पर सभी अभी प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ताकि आपको भी कोई डाउट ना रहे। अभी चलिए यही वैल्यू सेम वैल्यूज़ हैं। अभी ये जो 1% डाउट भी था आपके माइंड में, तो वो भी मैं बिल्कुल क्लियर ही कर देता हूँ। सभी वैल्यूज़ को 0.5 से कम लेते हैं यहाँ पर। पहली वैल्यू 70.1, 65.4, 67.3 और 69.2। आपको पता है आंसर क्या आने वाला है, फेस। क्लियर? तो फेस ही आएगा, क्योंकि सभी डेसिमल के बाद की सभी वैल्यूज़ 0.5 से कम है। क्लियर? तो ये आपका कैर फंक्शन हो गया। आई थिंक अभी आप एग्ज़ाम में अगर आता है तो डेफिनेटली इसे कर लोगे। कुछ ही तरीका का आएगा 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आया है तो याद रखिएगा, इसका वैल्यू याद होना ज़रूरी है उसके लिए। क्लियर है? तो टेबल याद कर लीजिएगा आप, याद होंगी मुझे लगता है आपको, 11th में था ये चैप्टर। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट कॉनकैटिनेट। एक और फंक्शन है जिसे बोला जाता है कॉनकैटिनेट, कॉनकेट, कॉनकैट। तो ये कॉनकैटिनेशन करता है किसका, स्ट्रिंग्स का। तो अगर आप दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना चाहते हैं या कॉनकैटिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फंक्शन है कॉनकैट, कॉनकैटिनेशन का काम करता है। फंक्शन का नाम है CONCAT। क्लियर? तो अभी फ़िलहाल हम किसी टेबल को यूज़ नहीं करते। हम क्या काम करते हैं, हम जनरली सिंपल एक टू स्ट्रिंग ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एक प्रवीण और सिंह, और कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया दोनों स्ट्रिंग्स को। स्ट्रिंग है तो दोनों को डबल कोट्स के अंदर लिखना ज़रूरी है। देखिए कॉनकैटिनेट हो गया, एक स्ट्रिंग बन गई प्रवीण सिंह। क्लियर है? अभी मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर स्पेस भी आ जाए प्रवीण और सिंह के बीच में, क्योंकि स्पेस नहीं है तो कुछ और लग रहा है। तो इस बार मैंने क्या काम किया कि एक और एम्प्टी स्ट्रिंग ले ली। ठीक है? तो उससे हुआ ये कि वेट अ सेकेंड तो स्ट्रिंग 3 है आपकी। क्लियर? 3 नहीं है एक्चुअली, अभी भी 2 ही है। प्रवीण और इसके बीच में मैंने किया कॉमा, कॉमा लगा के जब सेपरेट किया तो सिंह से पहले स्पेस दे दिया। तो एक तरीका ये है कि अगर दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, स्पेस चाहते हैं आप, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में, तो सेकंड स्ट्रिंग से पहले या फर्स्ट स्ट्रिंग के बाद आप स्पेस दे सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया। और दूसरा तरीका ये भी है कि आप एक और स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग ऐड कर लें दोनों के बीच में, तो भी स्पेस आ जाएगा। ये चॉइस आपकी, आप कैसे उसे करना चाहते हैं। तो चलिए पहले एक टेबल बना लेते हैं। अभी हमने क्या किया, एक वैल्यूज़ पर काम किया है, तो एक टेबल वर्क करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है? तो एक टेबल बना लेते हैं सिंपल सी। शो टेबल्स करके आप जितनी भी टेबल बनी हुई हैं उन सबको देख सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो टेबल बना भी सकते हैं। जैसे सेकेंड ये देखिए एक टेबल बनाई और टेबल का नाम P रखा सिंपल। कॉलम नेम लिए ऐप नेम, एल नेम, जेंडर और मार्क्स। ठीक है? और इसके अंदर वैल्यू भी इंसर्ट कर दी, इंसर्ट इनटू कमांड से, इंसर्ट इनटू P। फिर इसके बाद वैल्यूज़, जैसे नेम है तो ले लिया अमन, लास्ट नेम ले लिया चौहान, जेंडर ले लिया मेल। ठीक है? मार्क्स भी ले लिए इसके। और इसी तरीके से इसी के अंदर अभी एक वैल्यूज़ और इंसर्ट करा देंगे तो 2 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे हमारे पास। तो चलिए एक और ले लेते हैं। सो वैल्यूज़ रो इंसर्ट करानी है हमको। तो पहली रो का डेटा है अमन चौहान M 97.9 और सेकंड का है जायन अग्रवाल। एक स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी एज इट इज़ हो जाएगा। हाँ क्लियर है? डबल कोट्स के अंदर फीमेल F और इसके मार्क्स लिख दिए हमने। तो अभी हमने रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर लिया। क्लियर है? अब हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए था, अगर डेटा नहीं है तो टेबल के अंदर तो बड़ी प्रॉब्लम होगी देखने में। चलिए टेबल का डेटा देखते हैं। सेलेक्ट स्टार कमांड से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम P सेमीकोलन, ये डेटा आ गया। ठीक है? तो अभी हमारे पास कुछ डेटा तो है एटलीस्ट टेबल में। अभी इस टेबल पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कॉनकैटिनेट का। कॉनकैटिनेट हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमें दोनों को ऐड करना है। क्लियर है? अभी ऐड हमने पिछली बार भी किया था, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज़ को।
इस बार टेबल पर वर्क करते हैं। टेबल का नेम पी है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ मेरी कोशिश ये है आप सभी को कि वो सभी बातें जो नॉर्मली हम अवॉइड कर देते हैं और जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उन सभी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करें, ठीक है। जैसे भी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि फ्लोट में कैर के साथ वैल्यू ले ली, तो जनरली हम इसको अवॉइड करते हैं। हम से एक लाइन में पढ़ते हैं कि सिर्फ कैरेक्टर जो होगा एसके वैल्यूज़ को कैरेक्टर फंक्शन एसके वैल्यूज़ को का कैरेक्टर प्रिंट करा देता है, दैट्स इट। वहाँ तक हम सोचते ही नहीं कि ऐसा भी होगा कि फ्लोट वैल्यूज़ होंगी तो एरर दिखाएगा या क्या करेगा, क्लियर है। तो उसके बारे में डिस्कशन था। ऐसे ही यहाँ पर एक डिस्कशन है, और वो डिस्कशन है कॉन्कैटिनेट फंक्शन के बारे में। ये जो कॉन्कैटिनेट फंक्शन है बेसिकली स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करता है, ये हम सबको मालूम है। अभी हमने स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया भी, अभी हम टेबल में डेटा को कॉन्कैटिनेट करने जा रहे हैं वहाँ पर। तो अभी क्या काम करेंगे हम सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, फिर लिखेंगे कॉन्कैटिनेट, ठीक है। कॉन्कैटिनेट पूरा लिखते नहीं है, फंक्शन का नाम CONCAT है, जो परफॉर्म टास्क परफॉर्म करता है कॉन्कैटिनेशन का, तो फंक्शन का नाम है कॉन्कैट, ठीक है। तो लिया मैंने ऐप नेम और लास्ट नेम, और एज करके लिख दिया, जो भी लिखेंगे एज करके, डबल कोट्स में लिखें या ना लिखें डजेंट मैटर, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। जैसे एज नेम लिख दिया तो भी ये, और फिर लिख दिया फ्रॉम टेबल नेम पी। चलिए एग्जीक्यूट कराते हैं, ये देखिए। तो कॉलम का नेम हो जाएगा नेम, और फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे। देखिए अग्रवाल का ए नहीं आ रहा है, ये स्पेशल कैरेक्टर था वहाँ पर, उसकी वजह से, क्लियर है। और अगर हम ऐसा करना चाहें, किसी कांस्टेंट को इन बिटवीन इंसर्ट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। जैसे इस केस में मैं ये चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस आ जाए। तो देखिए जब कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं तो कॉलम के डेटा को कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, तो जो भी डेटा होगा वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, लेकिन हम उसमें अपना भी कुछ अमेंडमेंट चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसमें स्पेस आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए इसके बीच में, तो कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब हम सिर्फ टेबल के कॉलम पे ही ऑपरेट कर रहे हैं तो सिर्फ वही ऑपरेट कर सकते हैं, हम कांस्टेंट को यूज़ नहीं कर सकते। तो जैसे स्पेस को यूज़ करना है, तो मैंने क्या काम किया यहाँ पर, एफ नेम एक कॉलम नेम था, और उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद एक एम्प्टी स्ट्रिंग को इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। देखिए आएगा आप सिंगल कोट्स के अंदर कुछ नहीं है, सिंगल या डबल आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डजेंट मैटर। तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नल है। तो एक तरीके से कहेंगे नल स्ट्रिंग इंसर्ट कर दी हमने। तो होगा क्या कि जब हम कॉन्कैटिनेशन करेंगे तो एक नल स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में आएंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं अमन और चौहान के बीच में स्पेस है, क्लियर, समझ में आ गया आपको। चलिए ऐसे ही रेनू अग्रवाल के बीच में स्पेस है। एक तो ये हो गया आपका, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा अभी तक आपको। देखिए जब हम कॉलम का नेम देखते हैं तो उसमें काफ़ी ऑप्शन हैं आपके पास। तो पहला तो ऑप्शन ये है कि आप क्या काम करें, एज करके कॉलम नेम मेंशन कर दें। और तो जो भी कॉलम नेम मेंशन करेंगे, जैसे इस केस में नेम किया है तो नेम कॉलम नेम अपीयर हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो जो फंक्शन होगा वही कॉलम नेम की तरह वर्क करेगा, क्लियर है। उसको डबल कोट्स में लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है इसको इस तरीके से। और कभी कभी क्या होता है कि हम आउटपुट लिखते हैं और आउटपुट में कॉलम नेम रॉन्ग मेंशन कर देते हैं, तो वो भी एक मार्क्स डिडक्शन का एक कॉज होता है। तो जब आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर लिखना है, आउटपुट सही लिखना है, आपको ये भी देखना है कि उसका फॉर्मेट सही है कि नहीं है, क्लियर है। फॉर्मेट का भी अपना एक इंडिविजुअल रोल होता है, तो वहाँ भी हमें ये चीज़ देखनी होती है। तो चलिए ये हो गया। अभी हम इसके अंदर हम एक काम और करेंगे। पिछली बार हमने स्पेस दिया था, तो आपको कुछ अगर अभी 1% डाउट है तो वो डाउट भी अभी क्लियर कर देते हैं। इसके अंदर हमने एक स्पेस की जगह नंबर दे दिए, तो सेपरेशन किससे होगा, नंबर से होगा, क्लियर है। बात ही खत्म हो जाएगी, तो भी डाउट ही क्लियर हो जाएगा आपको, अगर होगा तो। आई थिंक होना नहीं चाहिए। ये देखिए हमारा चौहान के बीच में नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही रेनू और अग्रवाल के बीच में नंबर आ गया। तो जो हमने एक वो तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक तरीके से हम स्ट्रिंग है वो एक, तो वो तो हमेशा सेम रहेगी। तो जो भी नेम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में होगा वो आज आ जाएगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस केस में क्या आ गया 1 2 3 4 5, तो एक ये हो गया आपका, क्लियर। चलिए अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। कॉन्कैट फंक्शन अभी कंप्लीट हो गया, कॉन्कैटिनेशन का काम करता है।
तो अभी 2 फंक्शन हमने देखे कौन कौन से, कैर और कॉनकैट। क्लियर हो गया होगा आई थिंक आपको। अब एक फंक्शन और है, और दोनों फंक्शन एक्चुअली 2 फंक्शन है, आप उसमें दोनों एक दूसरे का जस्ट अपोजिट काम करते हैं, तो दोनों को एक साथ याद कीजिएगा। एक होता है लोअर फंक्शन, जो किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, और लोअर भी फंक्शन होता है और एल केस भी फंक्शन होता है, दोनों का काम सेम होता है। ठीक है, एल केस लिखें लोअर लिखें, दोनों सेम वर्क करते हैं। इसी तरीके से एक फंक्शन होता है अपर और यू केस, तो वो अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। अगर स्ट्रिंग पहले से अपर केस में है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर स्ट्रिंग लोअर केस में तो उसे अपर केस में कन्वर्ट कर देगा अगर आप यू केस या अपर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप स्ट्रिंग पहले से आपकी लोअर केस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर लोअर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, एल केस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, नहीं है तो उसे कन्वर्ट कर देगा। लेकिन फिलहाल चलिए हम बात करते हैं सिर्फ लोअर फंक्शन की। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले एक लोअर फंक्शन है, तो एल ओ डब्ल्यू या लो लिखेंगे। देखिए एक बात और है, आपने यहाँ देखा होगा, मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूँ यहाँ पर कमांड्स को, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कैपिटल स्मॉल में लिखें। ये केस इनसेंसिटिव है, डजंट इफेक्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ कमांड, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा ने ऐसा लिखा है तो हमको भी ऐसा लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सेलेक्ट लोअर, ठीक है। अभी चलिए पहले एक स्ट्रिंग पर वर्क करते हैं। एक स्ट्रिंग ले ली मैंने ऐसे ही और करके दिखाते हैं, फिर एक टेबल पर भी काम करके देखेंगे। तो टेबल पर मैंने इसलिए बताया क्योंकि मे बी पॉसिबल एग्जाम में ऐसा हो सकता है, बल्कि एक्चुअली जो मॉडल पेपर्स में ऐसा दे भी रखा है, ऐसा इस बार जो काफ़ी क्वेश्चन इस तरीके दे रखे हैं, टेबल दे रखी है और उसमें डिफरेंट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करना है आपको। ये देखिए क्या था इसमें, सेलेक्ट लोअर एफ नेम फ्रॉम पी। ठीक है, तो एफ नेम अभी हम टेबल के ऊपर ही वर्क कर रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर भी काम कर सकते हैं। तो आसान करने के लिए हमने एक टेबल को ही वर्क किया, क्योंकि टेबल बनी हुई है हमारे पास। तो हमने लिखा लोअर एफ नेम क्या है, कॉलम नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम फ्रॉम पी, पी है टेबल का नेम, तो टेबल में 2 ही नेम थे, अमन और रेनू, तो कैपिटल में लिखे हुए थे। अब वो स्मॉल में आ गए, स्मॉल में होते तो भी स्मॉल में ही रहते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन पर, लेकिन अगर कैपिटल में है तो वो स्मॉल में, या कोई भी एक कैरेक्टर उसका कैपिटल लेटर में है तो स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमन और रेनू यहाँ पर स्मॉल में आप देख पा रहे होंगे। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। अभी आपने लिखा एफ नेम एल नेम। अच्छा ऐसा करेंगे अगर हम, वेट ए सेकेंड, आप सोचें कि अच्छा क्या ये पॉसिबल है कि हम 2 पैरामीटर्स पास करें इसके अंदर, पैरामीटर वैल्यूज लोअर फंक्शन के अंदर, एफ नेम और एल नेम, तो क्या होगा फिर, देखिए तो फिर एरर आएगी। ठीक है, आपको एक ही कॉलम नेम देना है, तो ये मत कीजिएगा। इसका ये सिंटैक्स है, उसमें एक कॉलम नेम ही दिया जाता है, पास किया जाता है, या फिर एक ही स्ट्रिंग को पास किया जाता है। ये इसका सिंटैक्स है, याद रखिएगा इसमें। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोचा कि सभी कॉलम्स नेम का हम एक बार में पास कर देते हैं एज ए पैरामीटर वैल्यू, तो सबका वो स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो वो पॉसिबल नहीं है, एरर दिखाएगी। आप देख भी रहे इनकरेक्ट पैरामीटर काउंट इन द कॉल टू नेटिव फंक्शन, तो एरर आ भी रही है, तो वो बता भी रहा है कि आपका एसक्यूएल की एरर है, आपने जो पैरामीटर काउंट है वो गलत है, 2 नहीं होंगे 1 होगा ओनली। तो वो मैसेज भी आ रहा है आई थिंक। ओके, ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अभी सेलेक्ट लोअर, अभी हम यहाँ पर एल नेम करते हैं, लास्ट नेम, ये करके देखते हैं। ये देखिए, तो ये स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। स्पेशल सिंबल्स पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, याद रखिएगा। तो जो है वो तो वही रहेंगे, अगर है भी तो लोअर ऊपर। इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि हम बिल्कुल जो सिंपल कॉन्सेप्ट है उसको सिर्फ समझेंगे, उसको तो कॉन्सेप्ट को तो समझेंगे, लेकिन वो जो बिल्कुल सिंपल एक एग्जीक्यूशन होता है वो नहीं, बल्कि हम उसमें देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, गलतियाँ कहाँ कहाँ हो सकती हैं, क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, क्या क्या पूछा जा सकता है। इसलिए ये सब हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यही फाइनल ऑब्जेक्टिव है हमारा कि जो फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँ, और वो पूछे जाते भी इसी तरीके से। तो होता तो 1 मार्क का क्वेश्चन है और 1 वर्ड का आंसर भी होगा उसका, लेकिन अक्सर वो गलत हो जाता है, और उसमें फिर ये भी होता है मार्क्स भी बाइनरी में मिलते हैं, या तो 0 मिलेंगे 1 मिलेंगे, गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा, सही है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश ये है कि किस क्वेश्चन में अगर किसी तरीके की भी कुछ है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो वो हम उसको समझ लें पहले से ही,
ठीक है। तो अब देखिए ऐसे ही एक एल केस है, तो आप लोअर यूज़ करें या एल केस यूज़ करें, पहले तो ये समझ लीजिए दोनों का एक ही फंक्शन है, दोनों का एक ही काम है, दोनों फंक्शन अलग अलग है लेकिन दोनों का रोल एक है, एल केस और लोअर का। तो एल केस लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, तो जैसे अमन और रेनू था, तो अमन और रेनू इस समय क्या कन्वर्ट हो गया, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर अपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ऐसे ही लास्ट नेम करेंगे तो लास्ट नेम भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके ऊपर है, आप कैसे देखना चाह रहे हैं। चलिए एक काम और करते हैं यहाँ पर, अभी एक स्ट्रिंग पास करते हैं तो एज ए वैल्यू, तो वो भी देख लेते हैं। प्रवीण, प्रवीण में पी आर ए, तो पी आर ए बी डबल ई एन, अब इसमें पी आर ए बी तो कैपिटल में, डबल ई एन स्मॉल में, इसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अभी आपने क्या किया, अभी यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो प्रवीण है वो कांस्टेंट है और टेबल यूज़ की हमने कौन सी यहाँ पे, पी। तो पी टेबल में ऐसा तो कोई कॉलम है नहीं, क्लियर है। लेकिन पी टेबल में रिकॉर्ड है 2, ये हम सबको मालूम है, हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, इंसर्ट इनटू कमांड से। तो क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए कि अगर हम किसी कांस्टेंट को पहले यूज़ करते हैं, फंक्शन को यूज़ करते हैं किसी टेबल के साथ, जैसे इस केस में किया गया, कांस्टेंट है प्रवीण, एल के इस फंक्शन अप्लाई किया है और टेबल लिए पी जिसमें इस नाम का कोई कॉलम नहीं है, तो होगा क्या कि जितने उसमें रिकॉर्ड्स होंगे उतनी नंबर ऑफ टाइम्स आपका डेटा भी रिपीट होगा। तो इसको भी याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, एरर नहीं आएगी इस केस में भी, क्लियर। तो प्रवीण 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर, अगर इसके अंदर पी में 3 रिकॉर्ड्स होते हैं तो 3 टाइम्स आता, 10 रिकॉर्ड्स होते तो 10 टाइम्स आता। हाँ, एल केस अपना जो काम है वो करेगा, उसमें उसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं है। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने का उसका काम था, वो कन्वर्ट कर भी रहा है यहाँ पर। पी आर भी कैपिटल लेटर्स में थे तो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो गया, जहाँ तक डबल ई एन है तो स्मॉल में पहले था, स्मॉल में ही रहेगा वो, क्लियर। चलिए ये हो गया आपका, और सिर्फ इतना ही लिखेंगे, सेलेक्ट एल केस प्रवीण। तो अभी कोई टेबल सेलेक्ट नहीं की, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ड्यूल टेबल होती है, तो सिर्फ एक बार ही नाम आएगा यहाँ पर, ये देखिए। तो ये डिफरेंस है। तो वही मैं बताना चाह रहा था आपको कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ क्या आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो वो सभी पॉसिबिलिटीज़ जो बन सकती हैं वो हम सभी यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर देखने में जितना छोटा लगता है और ये लगता है कि चीज़ें बहुत आसान है, उतना एक्चुअली है नहीं। तो आपको वो सभी उसके जो डायमेंशन है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं, क्लियर। पी आर वी डबल एन प्रवीण ये हो गया आपका। चलिए एल केस फ्रॉम पी आर वी डबल एन, इसको हटाते हैं और यहाँ लिखते हैं नेम, नहीं एफ नेम, ठीक है, कॉलम नेम लिखते हैं। एफ नेम किस में था, टेबल पी में। तो और यहाँ पर एक काम और करते हैं, एज और लिखते हैं हम, ठीक है। तो हम कॉलम का नेम भी चेंज कर देते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो कॉलम का नेम हमने यहाँ चेंज कर दिया, एन ए एम ही, नेम ही लिख दिया एज करके। देखिए एज करके ना भी लिखें आप, एज वर्ड यूज़ भी, एज की वर्ड यूज़ ही ना भी करें और डायरेक्ट लिख दें तो भी कॉलम का नेम चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं चेंज करने के नेम, एज नेम फ्रॉम पी, लेकिन ये ज़्यादा सही है, ठीक है, स्टैंडर्ड माना जाता है। एज करके आप नेम लिख दें कॉलम का तो कॉलम का नेम हो जाता है। डबल कोट्स में लिखें ना लिखें डजंट इफेक्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे अमन रेनू, तो यहाँ कॉलम का नेम क्या हो गया, नेम हो गया। चलिए वेट ए सेकेंड, ज़रा देखते हैं, ओके। अभी क्या करना है, एक और था SEBSTR सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, अगर आपको किसी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग देखना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है तो वो आप निकाल सकते हैं। तो उसमें आपको करना ये होगा कि वेट ए सेकेंड, ठीक है, इसको देखिए, हमने एक सब स्ट्रिंग SEBSTR, ये सब स्ट्रिंग फंक्शन है,
तो किसी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम STR सब स्ट्रिंग फंक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूज़ हम सेलेक्ट के साथ ही करेंगे, जैसे हम को फंक्शन को यूज़ करते आए थे। तो हमने लिखा सेलेक्ट STR, ठीक है, और एक स्ट्रिंग ले ली। यहाँ पर कॉलम नेम भी हो सकता है, तो उसकी सब स्ट्रिंग फाइंड आउट होगी। तो अभी हम एक कॉन्स्टेंट पे वर्क कर रहे हैं, हमने स्ट्रिंग ली अभिनंदन। क्लियर। तो जब देखिए आप एक सब स्ट्रिंग लेंगे तो आपको स्टार्ट पोजीशन बतानी पड़ेगी और आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बतानी पड़ेंगे। तो इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्ट्रिंग, कॉमा, स्टार्ट पोजीशन, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अभी स्टार्ट पोजीशन ले ली मैंने 5, ठीक है। तो 5 देखिएगा, 5 कहाँ से कहाँ तक आएगा, ABHIN। तो N जो कैपिटल N है ये इसका है आपका 5th कैरेक्टर, और उसके बाद है 4। तो इसके बाद 4 कैरेक्टर्स, तो 4 कौन कौन से हो जाएंगे, NAND, नैंड, ठीक है। तो नैंड जो होगा वो प्रिंट होना चाहिए, वो प्रिंट हो भी रहा है। और हमने डबल कोट्स में नेम लिख दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये कॉलम का नेम हो जाएगा। ऐस करके भी लिख सकते थे, नहीं भी लिखा तो भी वो कॉलम का नेम ही माना जाता है। अगर आपने ऐसे लिखा अभिनंदन, 5, 6, तो देखिए 3 पैरामीटर्स हैं। पहला है स्ट्रिंग, फिर स्टार्ट पोजीशन और फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो अभी स्टार्ट तो अगेन 5 N से ही होगा। 5th पोजीशन पर N है, फर्स्ट पर A है, सेकंड पर B है, थर्ड पर H है, फोर्थ पर I है, फिफ्थ पर N है। तो N से स्टार्ट होगा और उसके बाद 6 कैरेक्टर, तो मतलब NANDAN, नंदन पूरा आ जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। और अगर आप मतलब साइज से ज़्यादा लेते हैं, जैसे अभिनंदन में तो जितने कैरेक्टर्स थे N से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 6 कैरेक्टर तक N लास्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। लेकिन आप उसके बाद लेते हैं, मान लीजिए आपने 10 ले लिया, तो क्या कोई एरर दिखाएगा, नहीं। तब भी वो वहीं तक दिखाएगा जहाँ तक स्ट्रिंग है, लास्ट कैरेक्टर है, नंदन ही दिखाएगा वो। ये देखिए, ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है। 5, 10 तो भी नंदन आ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट और था, और वो पॉइंट ये है कि अगर वैल्यू माइनस में हुई तो क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन। तो देखिए माइनस में होने का मतलब ये है आपका कि हम जो काउंटिंग करेंगे वो काउंटिंग करेंगे हम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो हम रिवर्स डायरेक्शन में काउंटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी हम ABHINANDEN को काउंटिंग करें तो A के लिए 1 है, B के लिए 2 है, H के लिए 3 है, ठीक है, I के लिए 4 है। अभी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अब हम N से स्टार्ट करेंगे। N के लिए -1 है, A के लिए -2 है, D के लिए -3 है, N के लिए -4 है, और A के लिए -5 है। तो -5 पे कौन सा करेक्टर है, A। अब इसके बाद क्या लिखा हमने, 4 लिख दिया। तो इसके बाद 4 कैरेक्टर्स, और तो 4 कैरेक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, ANDA। क्लियर, देखते हैं, चलिए वो भी करके देखते हैं। देखिए AND आ गया, ठीक है। तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी होती है, स्टार्ट पोजीशन नेगेटिव भी होती है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ये भी याद रखिएगा। और अगर हम एक काम और करें, चलिए वो भी देखते हैं, -4 करते हैं। चलिए ये भी करके देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं कॉन्सेप्ट को। अभी ये आपके लिए, आप बताइए इसमें क्या होना चाहिए। हमने लिखा -4, 3। तो -4 का मतलब क्या हो गया, अभिनंदन में N है -1 पर, -2 पर A, -3 पर D, और -4 पर है N। तो N आ गया -4 पर, और उसके बाद 3 कैरेक्टर्स, तो NDA प्रिंट होना चाहिए। क्लियर, देखिए NDA प्रिंट हो गया, क्लियर हो गया होगा। तो बस ये याद रखिएगा कि स्टार्ट पोजीशन अगर पॉजिटिव है तो फर्स्ट लेटर से स्टार्ट करना है, और अगर नेगेटिव है तो लास्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करना है काउंटिंग, रिवर्स ऑर्डर में। बाकी तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स तो एज यूजल जैसे दोनों में काउंट होते हैं वैसे ही काउंट होंगे। एक लास्ट पॉइंट और था, आई थिंक आपके माइंड में भी होगा, और वो ये होगा कि अगर हम जो काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी थर्ड पैरामीटर है, उसको भी नेगेटिव कर दें तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, तो नल स्ट्रिंग प्रिंट होगी, ठीक है। क्योंकि जो काउंटिंग होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। अगर 0 है या 1 है, 0 है या नेगेटिव नंबर है, तो उसका कोई सेंस होता नहीं है, कोई मीनिंग नहीं होता उसका, ये भी याद रखिएगा। क्लियर, ये देखिए 4 - 3 किया तब भी, तो भी नल स्ट्रिंग आ रहा है। तो काउंट जो थर्ड पैरामीटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और नहीं है तो फिर वो नल स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। क्लियर। और अगर हम एक काम करते हैं, एक बार फिर से करते हैं, 4 - 1, देखिए अभी भी नल स्ट्रिंग। तो नेगेटिव, लास्ट पैरामीटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा। नेगेटिव है, एरर नहीं शो करेगा, नल शो करेगा, कोई स्ट्रिंग शो नहीं करेगा। क्लियर।
चलिए एक लास्ट और इसमें देखते हैं। अगर हम ज़ीरो करते हैं तो क्या होगा। जैसे मैंने बताया एटलीस्ट एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। पॉजिटिव अभी भी नहीं है, ज़ीरो है, नेगेटिव नहीं है हालांकि, लेकिन अभी भी कुछ भी शो नहीं करेगा। और अगर हम कुछ ना ही लिखें तो क्या होगा। चलिए पहले 4 1 लिखते हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं। देखिए अब आई आ रहा है, तो अभिनंदन में फोर्थ पोजिशन में कौन सा कैरेक्टर है, आई, तो इसलिए आई प्रिंट हो रहा है। क्लियर। तो एक लास्ट वर्क और बचा है हमारा, उसे और देखते हैं। अभी हम इसमें क्या काम करते हैं। अभी इसमें हम टेबल पर अप्लाई करते हैं डेटा। अभी तो हम एक अभिनंदन एक स्ट्रिंग पर डेटा अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अभी एक टेबल पर अप्लाई करते हैं। एफ नेम 2 लिखा, फ्रॉम टेबल का नेम है पी, तो देखिए क्या होता है। तो 2 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे, सेकंड से स्टार्ट होगी काउंटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है। और अगर हम मान लीजिए लिखते हैं स्टार फ्रॉम पी, तो ये देखिए ये टेबल है हमारी। इस टेबल में ये देख पा रहे होंगे, एफ नेम आपके अमन और डैनू है, लास्ट नेम आपके चौहान और अग्रवाल है। अभी यहाँ पे क्या काम करते हैं, काम करते हैं एल नेम, लास्ट नेम पर करते हैं अप्लाई 2 5। तो सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट होगा, टोटल 5 कैरेक्टर्स काउंट होंगे। स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाती तो ठीक है, नहीं कैरेक्टर होती तो लास्ट तक तो वो शो करेगा ही करेगा। ये देखिए ये प्रिंट हो गया आपका। क्लियर। तो टेबल पर करें या पर्टिकुलर टेबल पर्टिकुलर किसी कॉलम पर करें या स्ट्रिंग पर करें, तो रिजल्ट तो उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ये आपको याद हो गया। और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा आप, ठीक है। और काउंट जो थर्ड पैरामीटर है, जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है, वो एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। नेगेटिव होगा या जीरो होगा तो नल स्ट्रिंग प्रिंट होगी, एरर नहीं आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।